नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके साथ-साथ आपने जो कमेंट्स किए थे, उसके बारे में चर्चा करूँगा। साथ ही साथ जिस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि सर इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपने तो शेयर किया, आपने तो ट्रेड लिया, क्या इसका टारगेट होगा? देखिए, मैं पहले भी आपको बोला था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको जो ट्रेड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का ट्रेड है, उसमें मुझे प्रॉफिट 100% होगा करके, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, उसका किसी का कोई पता नहीं है। हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत करिएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा और अगर आपको लॉस होगा तो बहुत कम मतलब परसेंटेज में लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा परसेंटेज में होगा। तो उसी का प्रूफ मैं आज आपको दिखाऊँगा कि पेशेंस का कितना बड़ा गेम है और पेशेंस किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, सब कुछ आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। तो जो लोग सीखने के लिए आए हैं, तो वो कंटिन्यू करिए। जो लोग टिप्स के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो देखकर सीखिए, सीख कर काम करिए। मेरी तरफ से किसी भी टिप्स और ट्रिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा येस बैंक के ऊपर। देखिए, जो लोग यही सोच रहे थे कि येस बैंक बेकार बैंक है, कंपनी खराब है, तो आपकी बात में गलत भी नहीं कहूँगा। एक टाइम इस कंपनी खराब था। देखिए, कोई एक व्यक्ति का मतलब मान के चलिए कोई एक व्यक्ति एक टाइम वो खराब थे, तो वो फ्यूचर में अच्छा नहीं हो सकता, इसका कोई गारंटी क्या आप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो आज खराब है, वो फ्यूचर में अच्छा बन सकते हैं और अच्छा नहीं, बेस्ट भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है येस बैंक एक टाइम नो बैंक नाम से जाना जाता था। तो नो बैंक इसीलिए कि क्योंकि राणा कपूर जी जो इसका मैनेजमेंट में थे, वो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोन कॉर्पोरेट को दिया और कॉर्पोरेट ने क्या किया उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया और इस डिफ़ॉल्ट होने के कारण इस कंपनी का हालत खराब हो गया। तो येस बैंक का हालत खराब कर दिया डीएचएफएल ने, डीएचएफएल तो इस कंपनी ने येस बैंक का हालत खराब कर दिया। क्योंकि पूरा का पूरा जो सबसे ज़्यादा लोन इसी कंपनी को दिया गया था और इस कंपनी ने क्या किया, सारे लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया। और इस डिफ़ॉल्ट करने के कारण डीएचएफएल ने बहुत बड़ा झटका येस बैंक को दिया और मैनेजमेंट ने इस कारण के वजह से राणा कपूर जी को बाहर किया और उसके बाद कंपनी के ऊपर नया मैनेजमेंट आया और वो धीरे-धीरे करके इस कंपनी को फिर से रिकवरी और ट्रैक मोड में लेके आए। तो क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए, कम बैंक को तब कर्ज़ा ज़्यादा मिलता है, मतलब बैंक को ज़्यादा कर्ज़ा तब मिलता है जब बैंक अच्छा परफॉर्मेंस करे और बैंक को कहाँ से कर्ज़ा मिलता है? आरबीआई से और रिटेल पब्लिक। देखिए, हम लोग उसी बैंक के ऊपर पैसा रखेंगे जो बैंक स्ट्रॉन्ग है। आप कहेंगे सर मतलब जो बैंक पहले से डूब चुके हैं, क्या उसके ऊपर हम लोग पैसा रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो येस बैंक के ऊपर जो मतलब कासा रेशियो है, वो परसेंटेज धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कासा रेशियो होता क्या है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स, जहाँ से कंपनी का जो पैसा मिलता है, उसी पैसे को वो लोन के हिसाब से कस्टमर को देते हैं। तो कंपनी की देखिए एनुअल इनकम भी अच्छा हुआ, कंपनी का आरओसी, आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, उतना खास नहीं है और कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। तो कंपनीज़ के ऊपर कहाँ पे ट्रेड बना था और मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले मैं ट्रेड क्यों लिया था, वो देख लीजिए। कंपनी के सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिला। लास्ट कुछ फ्यू सितंबर का डेटा दिखा दूँ, तो मुझे एक शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला था। सेल्स मतलब रेवेन्यूज़ का। तो बैंक्स में तो कोई सेल्स नहीं होगा, तो यहाँ पे रेवेन्यू होगा, कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया। उसके साथ-साथ कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वो प्रॉफ़िट में भी आया, उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफ़िट रेशियो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले, 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके 229 करोड़ और पिछली बार था 223 करोड़ और उससे पहले था 148 करोड़। तो कंपनी की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ-साथ जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, वो है कंपनी का एनपीए, नेट एनपीए। नेट एनपीए जितना कम होगा, उतना ही खास है। हमेशा कहा जाता है कि 0.60 के नीचे अगर एनपीए हो, तो बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे कितना एनपीए है अभी? 0.90 के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर एनपीए तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपकी बात सही है, मगर कंपनी का प्रीवियस एनपीए कितना था? 5.5% के ऊपर। तो एनपीए बहुत हाई लेवल में था। अभी थोड़ा-थोड़ा करके करेक्शन हुआ, थोड़ा-थोड़ा करके नीचे आए। तो ये पॉइंट्स आपको भूलना नहीं चाहिए, इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। तो उसके साथ-साथ एज़ ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफआईएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया और पब्लिक ने माल बेचा। ये सारे कारण मुझे इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश सिचुएशन देखने को मिला। तो इसीलिए मैंने ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद आपको आप डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो एक शानदार तरीके से डिलीवरी नहीं हुआ। एक छोटा-छोटा करके डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया और येस बैंक के ऊपर आपको फाइनली इस कंपनी के ऊपर देखिए क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और मैं ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्म कर दिया।
कन्फर्म होने के बाद जब भी इस नीचे लेवल को टच किया मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। तो जो एंट्री लेवल था, इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो टोटल जो टारगेट रेशियो मिला वो 22% के आसपास और बहुत कम दिनों के अंदर-अंदर टारगेट मिला। अगर मैं एंट्री डेट से अगर टारगेट तक देखूँ तो पिछले दिनों में ही टारगेट हुआ था। करीबन 22.5 से 23% के आसपास टारगेट मिला। तो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है और वो भी 35 डेज़ में मतलब 1 मंथ के अंदर-अंदर आपको 23% के आसपास टारगेट मिला। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ अगर कंपनी में आपको फाइनेंशियली सब कुछ ठीक दिखे और उसके ऊपर कोई टेक्निकली सपोर्ट आपको दे रहा है, तो आपको टारगेट ईज़िली मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, यहाँ पे रेंज ट्रेडिंग बना था कि एक कंटीन्यूअसली बाइंग ट्रेंड बना था, तो उस बेसिस में देखा है तो एंट्री लेवल यहाँ पे हो चुके थे, यहाँ पे एंट्री लेवल हो चुके थे और यहाँ तक टारगेट बनने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस लेवल तक टारगेट बन सकता है। तो नेक्स्ट जो सेकंड जो मेरा टारगेट मैं लेकर चला हूँ वो करीबन इस लेवल तक मतलब है 24.50 रुपीज़ के आसपास। तो टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो आपको 2 दिन में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज़ जो देखा जाए तो एक अ, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर जो ख़ासियत है कि एसबीआई कार्ड इंडिया के सबसे ज़्यादा मतलब कार्ड में बिज़नेस करने वाला कंपनी है। देखिए एटलीस्ट 2 से ढाई साल से 3 साल तक एचडीएफसी बैंक को बैन किया गया था क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में और उसी का फ़ायदा डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही साथ एक्सिस बैंक, उसके साथ-साथ एसबीआई बैंक, ये तीनों बैंक उस फ़ायदे को उठाया। क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसको इश्यू करने के लिए रद्द कर दिया गया था। उस सिचुएशन में एसबीआई कार्ड उसका फ़ायदा उठाया और एसबीआई कार्ड में जो लोग सोच रहे हैं कि कार्ड का बिज़नेस फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप अगर ध्यान से कुछ डेटा को देखेंगे तो यूएस में हर व्यक्ति के पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पे इंडिया में हर व्यक्ति के पास 1 क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। मतलब परसेंटेज वाइज़ तो बहुत कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है क्योंकि लोगों को देखिए परचेज़िंग पावर है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है और पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रहा है। उस बेसिस में लोग लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट्स को खरीदारी करने के लिए और उसको हाई ग्रोथेबल मतलब बिज़नेस करने के लिए तो कंपनी तो तैयार है। तो एसबीआई कार्ड एक अच्छा खासा ग्रोथ ज़रूर दे सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, वो आपको बता दूँ, तो रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 3,200 करोड़ से 4,000 करोड़ तक पहुँचा। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए। उसके साथ-साथ कंपनी का जो अ, मतलब नेट एनपीए है, वो भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा सॉरी कंपनी अगर नेट पर प्रॉफ़िट दिखा दूँ, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिले और नेट एनपीए के बारे में बात करूँ, तो एनपीए जो है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। मतलब एक रेंज के ऊपर है, 1% के नीचे रहे, तो ठीक-ठाक ही कंपनी का एनपीए देखने को मिले हैं। तो पीएसयू बैंक मतलब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड। तो इस कंपनी में एक बड़ा हाथ भी है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश भी किए और कंटिन्यू इसके ऊपर जर्नी भी कर रहा है। तो बैलेंस शीट के 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा। कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक टाइम रिज़र्व नेगेटिव में था और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर बोरिंग्स बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो एक हाई ग्रोथेबल चांसेस है आगे बढ़ने का। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। तो एसबीआई कार्ड के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज है, वो 55 टू 60% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिल चुके हैं। तो हाई डिलीवरी का परसेंटेज है और इतना हाई डिलीवरी परसेंटेज इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, उसी लेवल में आ चुके हैं, जो लेवल में कंपनी का प्रीवियस एक सपोर्ट था। तो सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस किए और एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो बार-बार फेस कर रहा है। तो नीचे लेवल में आया तो मुझे लगता है फिर से वो रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर आपने कोई ट्रेड लिया? देखिए फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। मैं कोई भी पैटर्न्स के लिए इंतज़ार करता हूँ। अगर इस लेवल तक आए तो यहाँ पे अगर कोई कप विद हैंड पैटर्न्स क्रिएट करे, तो मैं एंट्री लूँगा। क्योंकि जिस पैटर्न ने मुझे प्रॉफिट बना के दे रहा है उसी पैटर्न्स को मैं हमेशा फॉलो करते आया हूँ। तो आपको इस बात को याद रखना है कि बार-बार पैटर्न चेंज नहीं करना है, बार-बार अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज नहीं करना है। आपको कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके हमेशा उसी के ऊपर काम करना है, तभी आप उसके ऊपर मास्टर बन पाएँगे। तो बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में एक बात हमेशा मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि अगर टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट ठीक नहीं होता, तो इसका मैनेजमेंट का कमेंट्स
जो उन्होंने जो कमेंट किए थे, अगर वो ठीक नहीं होता, तो आज 700 तक नहीं पहुँच पाते। ₹70 का शेयर आज 700 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए वो भी 3 साल के अंदर-अंदर, कोविड से देखा जाए तो को आज तक 3 साल के अंदर-अंदर कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो इतना बड़ा धमाका तब हुआ जब मैनेजमेंट ने कमेंट किया कि 2025 से पहले खुद का जो डेब्ट है उसको कम करेंगे और बिज़नेस है जो अलग लेवल के लेके जाएँगे और सबसे ज़्यादा मार्केट में ईवीज़ को बेचेंगे और सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ में ईवीज़ मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो सब कुछ कंपनी जो-जो डिसीज़न लिया था, वही डिसीज़न को फिल अप करते जा रहा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल है। और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि 10,000 का बसेस का ऑर्डर मिलने वाला है और वो भी 3 कंपनी को देने वाला है। एक अशोक लेलैंड, उसके साथ-साथ ओलेक्ट्रा इनटेक, उसके साथ-साथ टाटा मोटर्स। तो इस तीनों कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे एक बिग प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है, तो जहाँ से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी सस्ते में है और कंपनी का आरओसी, आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम ज़बरदस्त है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है और कंपनी के ऊपर डेब्ट 2.38 जो एक टाइम करीबन 3 साढ़े 3% के ऊपर था सॉरी 4% के ऊपर था, वो डेब्ट कम होकर अभी 2.5% के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि 2025 से पहले इस कंपनी का डेब्ट और भी कम हो जाएगा और 2030 में ज़ीरो डेब्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी कर्ज़ा नहीं रहेगा। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ आने के बाद एक्स्ट्रा पैसा टाटा मोटर्स को मिला, उसी पैसे से कंपनी बिज़नेस को और भी ग्रोथ कराना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए कंपनी का रिज़ल्ट में कुछ धमाका देखने को मिले। सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा और प्रॉफिट जर्नी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। और मुझे लग रहा है कि इसी के कारण कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो मैं एक बार टाटा मोटर्स के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ओपन कर लूँ। देखिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ और वो ट्रेड मुझे लॉन्ग जर्नी के लिए लिया हूँ क्योंकि कोविड से पहले 2015 से लेकर यहाँ पे क्या बना शोल्डर, एक बिग हेड बना और एक छोटा-सा शोल्डर बना। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट होता है तो आपको इस अ, मतलब जो बॉडी सॉरी शोल्डर के बाद जो हेड बना है, इस हेड को मार्किंग कर लेना और वही हेड को यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वाइज़ आपको यहाँ पे बिठा देना है। तो यहाँ पे आप बिठाएँ, तो वही आपको रेंज बनेगा। तो एंट्री लेवल यहाँ पे हो चुके हैं, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से करेक्शन होगा, कुछ भी होगा, बहुत कुछ होगा। तो अगर 2 साल में भी टारगेट मिले, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी 45% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, मुझे नहीं लगता 2 साल तक लगने वाले हैं। तो कितना दिन लगेगा, वो तो अलग बात है। मेरा खुद का ट्रेड है, इस ट्रेड को देखकर आप कल जाकर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है अल्फा लॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड, जो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, आईटी बेसिस कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, वो है बोनस का। कंपनी हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर देने वाला है क्योंकि 1:3 रेशियो का बोनस दिया गया है और वही 22 तारीख आपको मिलेगा। तो 21 तारीख से पहले आपको खरीदारी करना होगा बोनस पाने के लिए। तो बोनस पाने से पहले आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी मैं खुद इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं करके रखा हूँ। सिर्फ अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं। सर कभी भी किसी कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट अगर आए, तो ज़रूर कमेंट्स करना। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट्स किए कि सर आईपीओ का वीडियो आप हर आईपीओ का वीडियो ज़रूर लेके आना क्योंकि आईपीओ के बारे में जानकारी आप अच्छी तरीके से देते हैं। तो आईपीओ का वीडियो ज़रूर लेके आना, हम लोगों को भी आईपीओ के बारे में पता चले और वहाँ से एक अच्छा खासा धमाका भी हम लोग को मिलता रहे। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और कंटिन्यू करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।